हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं टेट मेडिकल 2021 का क्वेश्चन पेपर। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटनी सेक्शन से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे बॉटनी सेक्शन में आए हुए थे। मैंने हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको लिखी है कि क्यों वो आंसर सही है और उससे आसपास और क्या आपको नेक्स्ट टाइम जो वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लिखी हुई है जिनको आप स्टडी करके अपने बॉटनी सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन आप सारे क्वेश्चन ऑन बॉटनी सेक्शन के अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इन दो क्लास के चैप्टर्स को पढ़ लेते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो जितना मैंने इस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है तो जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो 11th एंड 12th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी होती है वहीं से आए हुए थे। उसमें से अगर आप देखते हो तो 12th क्लास में तो ज्यादा चैप्टर्स है नहीं प्लांट से रिलेटेड। जैसे हमारा एक चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसे आप देख सकते हो। एंड एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जो प्लांट वाला हिस्सा है, जैसे आपने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनते हैं आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम द क्लास 11th एनसीईआरटी, उसमें आपको काफी अप्रोक्सीमेटली 6 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे जो हमारे प्लांट वाले सेक्शन से हैं। उसमें से भी जब आप धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन से सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा क्लास 11th में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देन फोर्थ है मिनरल न्यूट्रिशन, फिफ्थ है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, एंड नेक्स्ट है सिक्स विच इज अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पता ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हार्मोन ही रहता है, जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिनको आप बिना पढ़े भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर थोड़ा सा आपको याद करने वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट आपका माइक्रो है, मैक्रो है, और उसमें आपको ज्यादा उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना ही उसमें पढ़ना है कि कौन से माइक्रो है, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे पास, माइक्रो कौन से हैं, कौन से मैक्रो हैं, और थोड़ा बहुत आप उनकी डेफिशिएंसी और सिम्टम्स क्या है उनको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपने काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बस ज्यादा जो मैंने इस पेपर में देखा तो जनरल सा पूछा है कि कौन से ऑर्गन का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर द फूड एंड फॉर द वाटर के लिए। ठीक है, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट से आप कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो या थोड़े ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपसे इन्फ्लोरेसेंस या फिर प्लांट के काफी ज्यादा चीजों के ऊपर, फ्लावर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट की आ जाती है, प्लस आपने बहुत जगह देखा होगा मॉडिफाइड रूट स्टेम्स जो आपके एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के, जब आप इन चैप्टर को पढ़ोगे उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2021 में आया था। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जापानीज साइंटिस्ट, कि इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसको जापानीज साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज जिब्रेलिन। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो जिब्रेलिन है उसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था इन 1926 बाय अ जापानीज साइंटिस्ट। ठीक है, बाय अ जापानीज साइंटिस्ट एंड ही वॉज स्टडिंग फुली शीडलिंग डिजीज इन द राइस कॉल्ड एज अ बकाने। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि ये जो फुली शीडलिंग जो डिजीज थी, इसकी जब डिस्कवरी, मतलब जो इस डिजीज के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले देखा था कि एक जो फंजाई थी जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही थी, और जिसकी वजह से जो राइस के जो प्लांट्स है वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाते थे। मतलब जो जितना जो हमारा राइस का पौधा होता है जितना उसका साइज होना चाहिए वो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता था। इसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी, अगर थोड़ी सी भी अगर आप बोल सकते हो एक तरह से कि हवा ज्यादा चलती थी तो उसकी वजह से वो टूट जाते थे, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस रहता था। तो इस डिसीज के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जिस जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो ये केमिकल ये फंगस सिक्रीट करती है, वही सेम केमिकल जो वो हमारे प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, पर वो जो केमिकल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है वो एक एक सुटेबल अमाउंट तक पाया जाता है, मतलब जितनी जरूरत है प्लांट को वो उतने ही अमाउंट में पाया जाता है, और ये जो फंजाई थी वो उसको इंक्रीज करवा दे रही थी। ठीक है, मैं आपको इस फंगस का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ जिसका नाम था फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम फ्यूजी कोराई। ये उस फंगस का नाम था जिसको सबसे पहले स्टडी किया गया था। तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम भी वो पूछ लें कि कौन सी फंगस थी जिससे हमने जिब्रेलिन हार्मोन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था, सबसे पहले इसमें से डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 है द एज ऑफ द ट्रीज इज डिटरमिन्ड बाय इट्स
तो जो प्लांट की जो एज होती है या ट्रीज की जो एज होती है उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, ग्रोथ रिंग की मदद से। ठीक है, ग्रोथ रिंग को हम एनो रिंग्स भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं डिटरमिन द एज ऑफ द ट्रीज। ग्रोथ रिंग ऑल्सो रेफर टू द ट्रीज रिंग और एनो रिंग, मतलब इनको हम अनदर नेम है, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ट्रीज रिंग लिखा हो, एनो रिंग लिखा हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कैन बी सीन इन द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस कट थ्रू द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो आप इसको कैसे देख सकते हो, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ट्री है, तो अगर आप इस ट्री को इस तरह से बीच में से कट करते हो, हॉरिजॉन्टली कट करते हो, तो आपको जो हमारा ट्री है वो कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। और इसके ऊपर आपको इस तरह से रिंग्स दिखती है। ये जो रिंग्स होते हैं इन्हीं को हम एनो रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। तो इन्हीं को हम काउंट करके ये बता सकते होते हैं कि जो ट्री है उसकी कितनी एज होगी। ठीक है, एंड द ग्रोथ रिंग आर रिजल्ट ऑफ द न्यू ग्रोथ ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। ये पॉइंट एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि ये जो ग्रोथ रिंग है वो कैसे बनती है, वो बनती है न्यू ग्रोथ ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। तो प्लीज इस पॉइंट को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यू ग्रोथ रिंग्स बनती है वो कैसे बनती है, वो ड्यू टू द न्यू ग्रोथ ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से बनती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पॉलन सैक्स डज ईच एंथर हैव, कि हर एक एंथर के अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आपने ध्यान रखना है कि आपसे एंथर के अंदर पूछा है या एंथर के लोब के अंदर पूछा है। ठीक है, क्योंकि कुछ एंथर होते हैं जिनके अंदर जनरली जो हमारे पास एंथर्स होते हैं वो बाई लोब्ड होते हैं, मतलब कि जो हमारे एंथर होते हैं उसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, कुछ एंथर ऐसे होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक ही लोब पाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपसे लोब के अंदर पूछा है या जनरल आपसे पूछा है कि एक एंथर के अंदर कितने पॉलन सैक पाए जाते हैं। तो जो एक एंथर होते हैं उसके अंदर आपको 4 पॉलन सैक देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि एक एंथर के अंदर जनरली हम देखते हैं वो 2 लोब का होता है, तो एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं। तो हमारे पास 2 लोब होंगे तो उनके अंदर टोटल मिला के 4 पॉलन सैक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 4। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे हाईलाइटेड या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे कि द पॉलन सैक, जिसको हम थीका बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल एंथर। यहाँ पे लिखा है 2 पॉलन सैक्स, यानी कि जिनको हम थीका बोलते हैं, प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल एंथर, मतलब एक टिपिकल एंथर के हर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक है, तो जनरली एक एंथर के अंदर 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और भी अनदर हाईलाइटेड पॉइंट लिखे हैं अबाउट द पॉलन सैक के बारे में, तो इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे टैप्टम कौन सी लेयर होती है, इनर, जिसको हम, जो कि एक इनर मोस्ट लेयर होती है टैप्टम, जो कि पॉलन ग्रेन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलेटेड पॉइंट लिखे, तो इनको एक बार रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लैक इज प्रोड्यूस फ्रॉम, जो लैक है वो कहाँ से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंसेक्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि लैक प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको इस वर्ड के मतलब को लेके चलेंगे तो लैक जो है वो संस्कृत से ड्राइव किया हुआ एक वर्ड है, जिसको हम लाक्षा बोलते हैं, और विच रिप्रेजेंट द नंबर 1 लाख। ठीक है, और ये जो बहुत ऐसे लैक इंसेक्ट होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह से रेजिन होता है। लैक इज अ नेचुरल रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो इसका जो सही आंसर होगा इसकी वजह से वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, आईज ऑफ अ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, जो पोटैटो की जो आईज होती हैं आपने देखा होगा उनको किस लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, विच इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब मैं इनको भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि उसकी मदद से हम न्यूट्रिएंट गेन करते हैं। तो पोटैटो ऑफ आई जो है वो न्यूट्रिशन के काम नहीं आती है, वो न्यूट्रिशन के लिए यूज नहीं की जाती है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन का इंटेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसा भी इसका यूज नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हम नहीं बोल सकते हैं, उसकी मदद से हम न्यू प्लांट तो हमारा उगाते हैं पर वो रिप्रोडक्शन में नहीं आता, क्योंकि फॉर द रिप्रोडक्शन वो भी अगेन 2 तरह से होती है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल होती है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने रिप्रोडक्शन टर्म यूज किया। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसके लिए हमें पार्टनर की जरूरत होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम स्पोर्स यूज करते हैं, वो सब चीजें आती हैं। पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेते हैं जिसका यूज करके हम न्यू एक और प्लांट उगा सकते हैं। तो जो आई ऑफ पोटैटो होती है उसका हम जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनी पोटैटो वैरायटी कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय प्लांटिंग ट्यूबर्स। जो पोटैटो होता है उसको जनरली ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, सो पीस ऑफ ट्यूबर कट टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 और 2 आई। जो ट्यूबर होता है उसके ऊपर 1 या 2 आई होनी चाहिए, क्योंकि वही आई जो होती है वो मेनली हेल्प करती है फॉर द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ द मोर पोटैटोस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6।
सो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को ईट करता है। इंसेक्टिवोरस का मतलब जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होता है, तो उसका आंसर होगा नेपेंथस, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो ऐसे ग्रीन प्लांट होते हैं, वो एक्चुअली में ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं बट इंसेक्टिवोरस हैबिट के होते हैं, मतलब वो होंगे तो ग्रीन प्लांट ही पर वो इंसेक्ट को खाते होंगे। और वो क्यों खाते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो सॉइल होती है जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे मैंने और भी पेपर देखे जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो मेनली नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि इंसेक्टिवोरस के अंदर आते हैं, तो आप इनको भी एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है निमेटोमॉर्फ्स आर फाउंड इन, जो निमेटोमॉर्फ्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, तो वो जनरली हमें मिलते हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो हेलोफाइट्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रो और हेलोफाइट्स के अंदर ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, पर इसका जो राइट आंसर है ज्यादा वो ए ऑप्शन है विच इज हेलोफाइट, क्योंकि जो निमेटोमॉर्फ्स होते हैं वो एक तरह की रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो करने की बजाय वर्टिकल ग्रो करती है। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारे पास सॉइल है तो वो सॉइल से ऊपर की तरफ को ग्रो करती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वो क्यों ग्रो करती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा होता है, प्लस वाटर ज्यादा होने के साथ साथ ये वाटर सेलाइन होता है, मतलब कि इसके अंदर इसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है, तो जिसकी वजह से जो रूट्स होती है उनके अंदर एक वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है। वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब है कि वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं कर पाते, मतलब वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो उस गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए जो ये निमेटोमॉर्फ्स होते हैं वो ऊपर की तरफ को वर्टिकली ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है निमेटोफोर्स अकर इन हेलोफाइट्स and the plant that grow completely in a saline habitat are also known as a halophytes। तो क्योंकि ये हेलोफाइट ही होते हैं और यहाँ पे saline habitat ही होता है, और जनरली जो हमारे पास जो सी का जो कोरल एरिया होता है, मतलब जो सी के साथ वाले एरियाज होते हैं, वहां पे आपको ज्यादातर इस तरह के प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। और भी मैंने निमेटोफॉर्स मॉर्फ्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आपसे ये भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम ये पूछ लें कि निमेटोफोर का फंक्शन क्या होता है, तो निमेटोमॉर्फ्स का जनरली फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करना, तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है जिसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइलोक्लेड इज मॉडिफाइड। तो फाइलोक्लेड क्या होते हैं, फाइलोक्लेड्स आर द मॉडिफाइड स्टेम होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इन अ स्पीसीज ऑफ द कैक्टाई ग्रीन फ्लैशी सकुलेंट एनलार्ज स्टेम्स आर कॉल्ड एज अ फाइलोक्लेड्स। जो एनलार्ज स्टेम होते हैं उन्हें हम फाइलोक्लेड्स बोलते हैं, मतलब उनके जो स्टेम होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। दे आर द मेजर ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वो मेजर ऑर्गन होते हैं जहां से फोटोसिंथेसिस की जाती है। दे हैव एब्सेंट स्मॉल एंड ट्रांजिएंट लीव एंड इन द एब्सेंस ऑफ द लीव्स दीज मॉडिफाइड स्टेम कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो आपने इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि किसकी वजह से यहाँ पे जो है वो स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। जो फाइलोक्लेड्स होते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है जो कैक्टी है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो वो स्टेम करता है जिसको भी हम फाइलोक्लेड बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस अ टर्मरिक, की टर्मरिक हमें कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से मिलती है, तो वो हमें मिलती है स्टेम से, ठीक है। टर्मरिक ऑब्टेन फ्रॉम द, मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कुरुकुमा लॉन्गा, जो कि साइंटिफिक नेम है टर्मरिक का, विच इज अ पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट है। एंड टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एंड कॉल्ड एज अ ड्राइड राइजोम। तो जो राइजोम होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसको जहां से हमें टर्मरिक मिलती है। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे राइजोम का ऑप्शन ही नहीं दिया है, हमारे पास स्टेम का ऑप्शन दिया है, तो इस वजह से जो हम सही आंसर है वो करेंगे स्टेम, क्योंकि स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि मॉडिफाइड होता है जिसको हम राइजोम बोलते हैं, जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो टर्मरिक इज ऑल्सो यूज इन द एशियन डिशेज एज इट इज हैज अ मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या है? तो यहाँ पे मैंने ये इन क्वेश्चंस को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे। मतलब मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड फाइलोक्लिड क्या है, वो सारे के सारे समहाउ एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको एक ही चैप्टर को रीड करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। जैसे एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जिंजर। जो जिंजर है वो एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है। यहाँ पे मैंने देखो और भी चीजों को नाम लिखे। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स आर द मॉडिफाइड, आर द पार्ट्स मॉडिफाइड बाय द प्लांट फॉर द स्टोरेज एंड प्रोपेगेशन पर्पस के लिए उनको मॉडिफाई किया होता है। इसमें पोटैटो, टर्मरिक एंड जिंजर जो एग्जाम्पल है। तो आपसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो टर्मरिक पूछ लें या पोटैटो के बारे में पूछ लें। इवन पोटैटो के बारे में उन्होंने पूछ भी लिया, ठीक है। ये एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है। जिंजर टर्मरिक जो है वो बेसिकली राइजोम होते हैं, जो कि अगेन मॉडिफाइड स्टेम ही है एक तरह से। और जो पोटैटो होते हैं वो ट्यूबर्स होते हैं, वो भी अगेन एक तरह की मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं। Okay, now the next question is which of these is a modified underground stem? इनमें से कौन सा जो वो modified underground stem है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, रेडिश है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? पोटैटो। अगेन अभी मैंने आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस बताए और आपको देख के इसी एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर उन्होंने सेम ही तरह के क्वेश्चन जो वो कितने सारे पूछे। तो अगेन मैंने यहाँ पे सेम ही एक्सप्लेनेशन लिखी है कि पोटैटो जो एक अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर आता है। तो आपने देखा होगा कि जो मॉडिफिकेशंस हैं उनसे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको यहाँ से एक पता चल गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो कि और ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो कोई और एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है, कौन सा एडिबल मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड है, वो सब कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराना हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।